जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही, सिंधु घाटी सभ्यता को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारी साइट्स देख ली थी, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साइट्स मिली थी और वहां से हमें क्या क्या एविडेंस मिली थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, ओरिजिन थ्योरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, ओरिजिन की अगर हम बात करें तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हमने प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखा था। मैंने आपको बताया था प्रोटो हिस्टोरिक एज का मतलब इतिहास का वो हिस्सा जिसमें उनकी स्क्रिप्ट तो है, ठीक है, मतलब उनकी लिपि तो लिखी हुई है, ये जो हमें मिली है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ यही है कि उनका जो लिटरेचर है, हम उनकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट जो है, वो हमें मिली तो है, ठीक है, लेकिन हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक, इसीलिए जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने जो उस सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है वो अलग अलग दिया है। मतलब उनके जो ओरिजिन को लेकर के या उत्पत्ति को लेकर के हिस्टोरियंस में आपस में मतभेद है। ठीक, अब हमें यह देखना है आज के लेक्चर में कि कौन कौन सी उत्पत्ति का सिद्धांत किस किस ने दिया और उसके पीछे के उन्होंने क्या साक्ष्य दिए और उनके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट हुए। ये चार चीजें हमें देखनी है। ठीक, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हेडिंग डालिए, ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, अगर हम आंसरिंग फॉर्मेट में अगर हम बात करें कि हमें आंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सिद्धांत को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, मतलब अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं पाए, मीन्स वी कैन नॉट एबल टू रीड द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसी कारण से अलग अलग हिस्टोरियंस ने इसमें अलग अलग थ्योरीज दी। ठीक, अब जैसा मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति को लेके जो अलग अलग थ्योरीज दी हैं, तो उसमें कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है हमको ये नोट कर लीजिए। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है मेसोपोटामियन ऑब्लिक सुमेरियन ओरिजिन थ्योरी। ओरिजिन थ्योरी मतलब कुछ इतिहासकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से आए थे, सुमेरियन से आए थे। मतलब मेसोपोटामियन और सुमेरियन ओरिजिन थ्योरी दी। मैं भी आपको बताऊंगा किसने क्या क्या थ्योरी दी। दूसरी थ्योरी जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है द्राविडियन ओरिजिन थ्योरी, द्रविड़ ओरिजिन थ्योरी। देखिए, कुछ इतिहासकार ने यह कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहे हैं ये द्रविडियन रहे, मतलब जो द्रविड़ लोग हैं उन्होंने इस सभ्यता को बसाया है, ओरिजिन। ठीक, तीसरा बात करें, तीसरा कुछ इतिहासकारों ने इसको आर्यन ओरिजिन थ्योरी कहा। मतलब कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि आर्यंस लोगों ने ही, या जो आर्य थे उन्होंने ही इस सभ्यता को बसाया। ठीक, और चौथी थ्योरी इसमें दी गई है नेटिव ओरिजिन थ्योरी। नेटिव ओरिजिन थ्योरी, ये नेटिव ओरिजिन थ्योरी जो है इसमें बताया गया कि ये यहीं के रहे हैं, ठीक है, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं,
ठीक है, इन्होंने यहीं पर अपने आप को बसाया है। ठीक है, और यहीं के ये लोग थे, बाद में उसको क्या बना दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चार थ्योरीज दी गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति को लेके, ओरिजिन को लेके। सबसे पहली इतिहासकार इसको, कुछ इतिहासकार इसको बोलते हैं मेसोपोटामियन या सुमेरियन ओरिजिन थ्योरी। मतलब कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया या सुमेरियन से आए थे, मतलब वेस्ट से आए थे। इसके बाद कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को बसाया था, द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी। इसके बाद कुछ इतिहासकार इसको आर्यन ओरिजिन थ्योरी मानते हैं, मतलब आर्यों ने सभ्यता को बसाया। और चौथे जो हैं वो इंडिजीनियस बोल रहे हैं कि मतलब नेटिव यहीं के लोग थे, और इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे बढ़ के अपने आप को डेवलप करके क्या बना दी, इंडस वैली। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और इतिहासकारों में जितनी भी थ्योरीज आई हैं उसमें मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो नेटिव ओरिजिन थ्योरी की। मतलब यहीं के लोग रहे होंगे जो पहले ग्रामीण या रूरल क्षेत्र में रहते होंगे, बाद में उन्होंने धीरे धीरे डेवलप करके अपने शहर बसा लिया। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के चार सिद्धांत: मेसोपोटामियन ऑब्लिक सुमेरियन ओरिजिन थ्योरी, द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी, आर्यन ओरिजिन थ्योरी और नेटिव ओरिजिन थ्योरी। अब एक एक करके हम सभी थ्योरीज को देखते जाएंगे कि किसने किस किस। ठीक है, इसमें भी आपको जो फॉर्मेटिंग है वो ऐसी करनी है कि जैसे आपने मेसोपोटामियन या सुमेरियन ओरिजिन थ्योरी दी, तो सबसे पहले आपको उनका नाम देना पड़ेगा जिन्होंने ये थ्योरी को दिया, इस थ्योरी को दिया। ठीक, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या एविडेंस बताए, ठीक है, प्रोज में। ठीक है, और उनके अगेंस्ट में क्या क्रिटिक हुआ ये हम देखेंगे। मतलब क्या उनके अगेंस्ट में बात कही गई कि नहीं आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए। सबसे पहली ओरिजिन थ्योरी है मेसोपोटामियन ऑब्लिक सुमेरियन ओरिजिन थ्योरी। मेसोपोटामिया या सुमेरियन उत्पत्ति का सिद्धांत। सबसे पहले तो ये लिखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें, कि इसको देने वाले कौन थे। मतलब ये जो थ्योरी दी थी या प्रपोज करी थी, ठीक है, या किसी ने दी थी, तो वो किसने दी थी। तो ये थ्योरी देने वाले थे गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है, इसके अलावा क्रैमर और मैके। मैके, ठीक। तो इन चार लोगों ने इस थ्योरी को दिया था, गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, क्रैमर और मैके। देखिए ये चारों जितने भी इतिहासकार थे ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, सब के सब क्या थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस। देखिए जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे तब उस टाइम पर अंग्रेजों ने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इस थ्योरी का नाम था व्हाइट बर्डन थ्योरी। मैं आपको ये समझा रहा हूं, व्हाइट बर्डन थ्योरी क्या होती है। अंग्रेजों ने इस सिद्धांत को दिया था व्हाइट बर्डन थ्योरी। अब ये क्यों दिया था, देखिए जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तो हमने उन लोगों से कई बार ये चीज पूछी कि भाई आप हम पर राज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने हम लोगों को एक शब्दावली दी थी, ब्लैक, काले लोग। हम सभी इंडियंस को वो क्या मानते थे, काले लोग। मतलब ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो सांवले हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने जो कहा उस टाइम पर कि भाई हम, आपने हमको गुलाम क्यों बनाया हुआ है, हम क्यों आपके गुलाम हैं। तो ब्रिटिशर्स ये जवाब देते थे कि हमने आपको गुलाम आपकी भलाई के लिए बनाया। आप बात समझिए, बोले आपका देश पिछड़ा देश था, ये ब्रिटिशर्स मानते थे कि आपका देश पिछड़ा देश है। ठीक है, गांव का देश है ये। ठीक, इसके अलावा मतलब एक तरीके से पिछड़ा देश है, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा। और उन्होंने कहा कि हमें जीसस क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट आप जानते हैं जो
क्रिश्चियंस हैं उनके मतलब एक तरीके से भगवान, ठीक है, तो उनके भगवान माने जाते हैं। तो जो चूंकि अंग्रेज भी कौन थे, क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं, हमको जीसस क्राइस्ट ने ये दायित्व दिया है कि जितने भी व्हाइट लोग हैं, व्हाइट मतलब वेस्टर्न लोग, यूरोपियंस लोग, ब्रिटिशर्स, वो अपने आप को व्हाइट मानते हैं, ठीक है, तो जितने भी व्हाइट लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जितने भी धरती पे काले लोग हैं, ब्लैक पीपल्स हैं, उनको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी और उसके ऊपर राज करने की। तो ये थी व्हाइट बर्डन थ्योरी। तो उन्होंने क्या थ्योरी दी कि जो गोरे लोग हैं, व्हाइट लोग हैं, उनके ऊपर ये बर्डन है या भार है कि वे काले लोगों के ऊपर राज करें और उनको सभ्य बनाएं। इससे पहले तक ये सारी बातें अंग्रेज कहा करते थे इंडियंस को। जब भी इंडियंस उनसे मांग करते थे कि भाई आप हमें फ्रीडम दीजिए, तो उन्होंने कहा हम आपकी भलाई के लिए आए हैं, ठीक। इसके बाद 1921 में मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई, ठीक। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तब लोगों को यह समझ में आया कि यार ये जो थ्योरी देते थे कि ये आए हैं हमको डेवलप करने के लिए, हम तो बहुत पहले से डेवलप थे। आप समझिए सिंधु घाटी सभ्यता में नगर के पूरे साक्ष्य मिल रहे थे, इतना वेल डिफाइंड परमानेंट सेटलमेंट, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, हम तो बहुत पहले से विकसित है। तो इनकी जो व्हाइट बर्डन थ्योरी थी, जो अंग्रेजों की व्हाइट बर्डन थ्योरी थी, इसको क्या मिला, धक्का मिला। क्योंकि भाई अब लोग क्या हो गए, लोग इस बात को अवेयर हो गए कि भाई हमारे पास तो ऐसी संस्कृति रही है इतिहास में जिसमें हमने शहर बनाए हैं, हमने सड़कें बनाई, हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये एहसास हो गया कि जब से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद से हमारी व्हाइट बर्डन थ्योरी क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। तो जैसे ही उनको ये लगा कि उनकी व्हाइट बर्डन थ्योरी कमजोर हो रही है, उनके इतिहासकारों ने तुरंत इस थ्योरी को देना शुरू कर दिया कि साहब ये तो वेस्टर्न से लोग आए हैं जिन्होंने यहां सिंधु घाटी सभ्यता बसाई, ठीक। तो इसीलिए उन्होंने नाम लिया मेसोपोटामियन का, सुमेरियन का, कि यहां से लोग आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की ओरिजिन रही या उत्पत्ति करी, ठीक। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्यों कहा, ठीक, तो समझ में आया आपको इसके पीछे का। अब इसके पीछे इन्होंने कई एविडेंस भी दिए। देखिए इन्होंने कई एविडेंस दिए, ऐसे ही नहीं बोल देते हैं इतिहासकार, इन्होंने कई एविडेंस दिए। अब इन्होंने एविडेंस क्या क्या दिए ये देखिए। सबसे पहला एविडेंस इन्होंने दिया कि चाहे मेसोपोटामिया हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, चाहे मेसोपोटामिया की है और चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, दोनों ही जगह पर हमको अन्नागार मिल रहे हैं, ग्रेनरी। हमने देखा था कि हमको ग्रेनरीज मिल रही थी, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिल रही थी, ठीक। हड़प्पा से हमको कितनी ग्रेनरी मिल रही थी, 12 ग्रेनरी मिल रही थी। ग्रेनरी मतलब होता है अन्नागार, ठीक। अन्नागार मतलब जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता था। तो ग्रेनरीज आर फाउंड इन बोथ सिविलाइजेशन, ये पहला पॉइंट लिखिए। मतलब उन्होंने ये साक्ष्य दिया कि भैया देखिए दोनों ही जगहों पर हमको अन्नागार मिल रहे हैं, मतलब ग्रेनरी मिल रही है, मतलब अनाज को स्टोर करने की वही विधि है जो मेसोपोटामिया में है, वही सिंधु घाटी सभ्यता में है। तो एक एविडेंस तो इन्होंने ये दिया कि ग्रेनरी दोनों उसमें मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक लकड़ी होती है पर्लिन की लकड़ी, पर्लिन वुड, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं शहतीर की लकड़ी, ठीक है। तो पर्लिन वुड जिसको कहा जाता है शहतीर की लकड़ी, इसका इस्तेमाल जो है वो दोनों उसमें होता है, इन बोथ सिविलाइजेशन। तो उन्होंने दूसरी बात क्या बताई कि जो पर्लिन वुड है, पर्लिन वुड मतलब सहतार की लकड़ी, सहतार की लकड़ी। तो पर्लिन वुड जो है इसका इस्तेमाल दोनों सभ्यताएं कर रही हैं, ये इन्होंने बताया, शहतार की लकड़ी का इस्तेमाल, ठीक। तो पहला था ग्रेनरी, अन्नागार, दूसरा था शहतार की लकड़ी, पर्लिन वुड, और तीसरा जो था
वो था दोनों के दोनों सभ्यता में टाउन प्लानिंग थी। टाउन प्लानिंग इन बोथ सिविलाइजेशन, मतलब दोनों जो सभ्यताएं थी, ठीक है, उनमें क्या था, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। ठीक, तो ये तीन एविडेंस के आधार पर उन्होंने कहा, गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, क्रैमर और मैकेने, कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग मेसोपोटामियन थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो अन्नाग्रह मिल रहा है वही यहां मिल रहा है। मेसोपोटामिया में जो सहतार की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, यहां पर भी सहतार की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग वहां भी थी और यहां भी थी। तो ये सारे इन्होंने तथ्य दिए कि भाई हमारी थ्योरी जो है वो सही है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि इसके कुछ क्रिटिक्स भी थे, मतलब इसके कुछ अंतर विरोध भी हुए। अब इसके इस ओरिजिन, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लीजिएगा, जितना भी मैंने लिखाया है वो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला बात करें तो इसके क्रिटिक्स की बात करते हैं, मतलब इसके विपरीत कौन कौन से तथ्य दिए गए कि भाई आप जो थ्योरी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ठीक, तो अभी तक हमने उनके एविडेंस देखे कि भाई उन्होंने क्या आधार बनाया अपनी थ्योरी देने का। अब हम ये देखेंगे कि इनकी थ्योरी के खिलाफ जाकर के किन लोगों ने बात कही कि आप गलत बता रहे हैं। ठीक, तो और उसके क्या तथ्य दिए, भाई विरोध के भी तथ्य देने पड़ेंगे आपको, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते किसी को कि गलत। तो विरोध में क्या क्या तथ्य दिए, तो सबसे पहला तथ्य था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी, सील्स जो थी, ये रेक्टेंगुलर शेप की थी या स्क्वायर शेप की। ठीक, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी मोहरें थी वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की थी, पहली चीज। और अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें, ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो मोहरें थी, सील्स थी जो मिली हैं, ये सिलेंड्रिकल थी। तो उनका ये कहना था क्रिटिक्स का कि भाई अगर ये सभ्यता मेसोपोटामिया के लोगों ने बसाई है, तो हमारे यहाँ की जो सील है या जो मोहर है, ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की क्यों है? मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल है, हमारी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्यों है? तो ये एक कारण था, पहला कारण, कि जो सील्स थी वो अलग अलग थी। इसके बाद अगला जो कारण उन्होंने दिया, भाई मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामियंस में हमने जब खुदाई करी तो हमको वहां से जिगुरेट्स के मंदिर मिले। वी हैव फाउंड दिस जिगुरेट्स टेम्पल। तो हमें मेसोपोटामियन में क्या मिला, जिगुरेट्स के मंदिर मिले। ठीक है, लेकिन हमको सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, ये आप जानते हैं। पूरे उसमें हमने कहीं पर भी टेम्पल देखा? हमने जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स थी वो पढ़ी, उनमें कहीं पर भी आपको मंदिर दिखा कि हमें कहीं से भी मंदिर मिला हो? और मेसोपोटामिया की जो खुदाई करी गई तो उसमें जिगुरेट्स के मंदिर मिले। तो इन्होंने दूसरा तथ्य ये दिया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मेसोपोटामिया के लोगों ने यहाँ पर बसाया, तो भाई वो अपने देश में मंदिर बनाएंगे और यहाँ मंदिर नहीं बनाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो यहाँ भी फॉलो करेंगे। क्लियर है भाई? अब इंडिया की बात करें तो इंडिया कहीं पर भी जाएगा तो वो टेम्पल्स को तो वो देगा ही ना इंपॉर्टेंस। टेम्पल्स बनाने के लिए तो वो करेगा ही, क्योंकि उनकी सभ्यता का है। अब अगर मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर आए थे तो फिर यहाँ पर उन्होंने टेम्पल क्यों नहीं बनाए? वहां पर उनको मंदिर मिलते हैं लेकिन यहाँ पर हमें उनके एक भी मंदिर नहीं मिलता। ठीक, तो दूसरा कारण था कि भाई मेसोपोटामिया में जो है वो टेम्पल्स मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, लेकिन यहां नहीं मिलते। तीसरा जो था, स्क्रिप्ट, आईवीसी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट या लिपि थी, ठीक है, वो पिक्टोग्राफिक थी, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ। मतलब किसी भी चीज को समझाने के लिए या किसी भी चीज को लिखित में ना लिख करके उसको पिक्चर के जरिए समझाया जाए। मतलब एक तो पिक्चर बना दी जाए और उसमें एक वो बता दिया जाए, जैसे मैंने, आप याद करिए, मैंने आपको बलि का साक्ष्य बताया था।
आप याद करिए जब मैं साइट्स पढ़ा रहा था, ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि कालीबंगन से हमको बलि का साक्ष्य मिला है। याद करिए, कालीबंगन से हमको किसका साक्ष्य मिला? बलि का साक्ष्य मिला। अब वो हमने किस आधार पर बताया? कि वहां से हमको एक ऐसी मिट्टी की प्लेट मिली जिसमें एक पेड़ था, ठीक, और पेड़ के ऊपर एक देवी बैठी हुई थी, और यहां से एक व्यक्ति आ रहा था, उसके एक हाथ में जानवर था और दूसरे हाथ में हंसिया था, और वो इसे खींच के ला रहा था। ये पिक्चर क्या शो कर रहा है? ये पिक्चर शो कर रहा है बलि का साक्ष्य, कि मतलब बलि प्रथा वहां पर हुआ करती थी। और ये देखिए, इन्होंने बलि कहीं लिखा नहीं, अपनी भाषा में कहीं लिखा नहीं, उन्होंने चित्र के रूप में दिखाया। इसीलिए जो आईवीसी की लिपि हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? पिक्टोग्राफ, मतलब भाव चित्रात्मक। हिंदी में बोलते हैं भाव चित्रात्मक। लेकिन जो मेसोपोटामियन की जो स्क्रिप्ट थी, मेसोपोटामियन की जो स्क्रिप्ट थी वो क्यूनिफॉर्म में थी, ये याद रखिए, ठीक। तो मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट थी वो किसमें थी? क्यूनिफॉर्म में, ठीक। और आईबीसी की किसमें थी? पिक्टोग्राफ में, ठीक। तो ये जो तीन तथ्य दिए, ये उसके खिलाफ दिए, और कहा गया कि भाई गॉर्डन चाइल्ड या मॉर्टिमर व्हीलर इस बात को गलत कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो सील्स मिली वो सिलेंड्रिकल शेप की, आईवीसी में जो बोहरे मिली वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की। मेसोपोटामिया में हमको मंदिर मिल रहे हैं लेकिन आईवीसी में कोई मंदिर नहीं मिल रहा। मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट क्यूनिफॉर्म है और यहाँ की पिक्टोग्राफ, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक। तो ये उसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो किए गए थे, ठीक। तो आपको समझ में आया मेसोपोटामियन या सुमेरियन थ्योरी, ठीक। सबसे पहली बात तो इसको दिया किसने? तो दिया गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, क्रैमर और मैकेनी। अब इन्होंने इसके आधार पर तथ्य क्या दिए? कि भाई उन्होंने कहा कि देखिए दोनों ही सभ्यताओं से हमको ग्रीनरी मिल रही है, दोनों ही सभ्यताओं में हमको शहतार की लकड़ी का प्रयोग मिल रहा है, पर्लिन वुड का, और दोनों ही सभ्यताओं में हमको टाउन प्लानिंग, मतलब नगर नियोजन, इसके बारे में साक्ष्य हमको मिल रहा है। तो ये इन्होंने प्रोज में दिया। अब इसके एंटिक्स में कुछ लोगों ने बताया कि भाई ये सभ्यता अगर वहां से आई है, मेसोपोटामिया लेके आया है, तो यहाँ की सील्स और वहां की सील में अंतर क्यों है शेप में? वहां पर हमें मंदिर मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं मिल रहे। यहाँ की स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफ और मेसोपोटामिया की यूनिफॉर्म, ठीक। तो ये सारे तथ्य थे जिसके आधार पर ये जो थ्योरी थी मेसोपोटामियन और सुमेरियन ओरिजिन थ्योरी, इसको रिजेक्ट किया गया, ठीक। अगली थ्योरी है, अगली जो दूसरी थ्योरी हमने पढ़ी थी वो थी द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी। ये सब पॉइंट्स नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। अगली कौन सी है? द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी। अब देखिए द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को बसाया, ये कहने वाले लोग कौन कौन थे? सबसे पहला पॉइंट, तो इट इज प्रपोज्ड बाय, सबसे पहला नाम आता है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, किसकी खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। किसकी खोज करी थी, कौन सी साइट की खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने? तो इस थ्योरी को देने वाले थे राखल दास बनर्जी। दूसरी थी सुनीति कुमार चैटर्जी, सुनीति कुमार चैटर्जी, ठीक। तो इन दो लोगों ने इस बात को कहा कि भाई इनको द्रविड़ लोगों ने बसाया है, या द्रविड़ लोग इनकी उत्पत्ति के, जो उत्पत्ति की सिंधु घाटी सभ्यता की, वो द्रविडियन लोग थे। किस किस ने ये बात कही? राखल दास बनर्जी और सुनीति कुमार चैटर्जी, ठीक। अब इनके आधार पर इन्होंने तथ्य क्या दिए, मतलब हमें एविडेंस क्या दिए इन्होंने प्रोज में? पहले हम प्रोज देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्रिटिक देखेंगे। तो प्रोज की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले, आप याद करिए जब मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता बता रहा था तो मैंने आपको वहां से जो ह्यूमन रेसेस थे उनके एविडेंस बताए थे। मतलब हमें जो कंकाल मिले थे वो वहां से चार तरीके के कंकाल मिले थे। एक तो द्रविडियन लोगों के कंकाल मिले थे,
दूसरे प्रोस्टो ऑस्ट्रलाइट थे, एल्पाइन थे, क्लियर है, और मोंगोलाइट्स थे। तो चार ह्यूमन रेसेस या मानव प्रजाति वहां पर मिली थी, ठीक है। लेकिन उसमें भी आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि द्रविडियन लोगों के स्केलेटन सबसे ज्यादा मिले। मतलब यहां से खुदाई करने पर द्रविडियन लोगों के जो स्केलेटन हैं वो सबसे मैक्सिमम मिले हैं। मतलब इस आधार पर राखल दास बनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा कि भाई इनको बसाने वाले तो द्रविडियन थे, द्रविड़ के लोग थे, क्योंकि वहां से जो हमें कंकाल मिल रहे हैं वो द्रविडियन लोगों के सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। मैंने आपको ये वहां भी बताया था कि द्रविड़ लोगों के कंकाल सबसे ज्यादा मिले, पहली चीज। दूसरा उन्होंने बताया, जैसे कि हमारे यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे यहां वाटर वर्शिप होती है। आपने देखा हो हमारे यहाँ नर्मदा जी हो चाहे गंगा जी हो, इनकी पूजा की जाती है। बनारस आप चले जाइए तो रोज शाम को गंगा जी की आरती होती है। या अगर आप इधर नर्मदापुरम होशंगाबाद चले जाइए तो नर्मदा जी की आरती होती है। तो हमारे यहाँ जो नदियों को पूजा जाता है, ठीक, इसके अलावा हमारे यहाँ अग्नि को भी पूजा जाता है, फायर वर्शिप। आपने देखा हो हर पूजा में अगर हम बात करें तो बाद में हम हवन करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ अग्नि को पूजा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भाई देखिए, नदी की पूजा करना, आग की पूजा करना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिंग वर्शिप और योनि वर्शिप, लिंग और योनि की वर्शिप भी यहां पर होती है। और ये सेम चीजें द्रविडियंस में भी होती है। उन्होंने बताया कि दोनों ही, चाहे वो द्रविडियन हो, ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता से हमको जो साक्ष्य मिले, तो दोनों के ही उसमें ये सिमिलैरिटी है कि वो भी जल का पूजा करते हैं, वो भी अग्नि पूजन करते हैं, वो भी लिंग और योनि की वर्शिप करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से हमको जो तथ्य मिले हैं उनमें भी इससे पता चलता है कि इन्हीं इन्हीं वर्शिप्स पर अगर हम बात करें तो इसी तरीके की पूजा पाठ वो भी किया करते थे, ठीक है। वो भी जल पूजा करते थे, वो भी अग्नि पूजा करते थे, लिंग और योनि की पूजा किया करते थे, ठीक। तो पहला तथ्य ये था कि जो मानव कंकाल मिले द्रविडियंस के वो सबसे ज्यादा मिले। दूसरा तथ्य ये था कि वो भी जल पूजा, अग्नि पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा करते थे, और द्रविडियंस लोग भी यही करते, ठीक है। तो तीसरा कारण, ठीक है, दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण, अब चूंकि हम इनकी स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी जितना समझ में आया है, तो इतिहास इन्होंने इस बात को बताया कि इनकी जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो द्रविडियन स्क्रिप्ट से मैच करती है, थोड़ी थोड़ी, पूरी मैच नहीं करती, लेकिन इन्होंने बताया कि थोड़ी बहुत द्रविडियन स्क्रिप्ट से मैच करती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो द्राविडियों की लिपि से थोड़ा बहुत मैच करती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उनसे मैच करती है। तो ये तीन तथ्य जो दिए राखल दास बनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी ने, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को बसाया था। एक तो उन्होंने बताया कि मानव कंकाल सबसे ज्यादा द्रविडियंस के मिले। इसके अलावा वो जल पूजा, अग्नि पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा करते थे, हम भी वही करते। फिर स्क्रिप्ट अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट थी वो द्रविडियन स्क्रिप्ट से कुछ हद तक मैच खाती थी, पूरी तरह मैच नहीं खाती थी, क्लियर। तो ये तीन प्रोस पॉइंट थे जिन्होंने द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी की बात को सिद्ध करने का प्रयास किया, राखल दास बनर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक। अब इनके अगेंस्ट में क्या तथ्य दिए गए वो समझते, ठीक। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा आप अपने उसमें कॉपी में, एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिक्स की। देखिए, हमें साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, ठीक है, हमें एक कल्चर मिला है, मेगालिथिक कल्चर। हमने वहां से खुदाई में एक
कल्चर को खोजा है वो है मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, ये संस्कृति हमने खोजी है दक्षिण भारत से, मेगालिथिक संस्कृति। ये कहां से खोजी है? साउथ इंडिया से। तो इसमें जब इसको खोजा गया मेगालिथिक कल्चर को, ठीक, तो यहां से हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि चूंकि ये सभ्यता दक्षिण भारत की सभ्यता थी, और दक्षिण भारत में कौन रहते थे? आज भी कौन रहते हैं? द्रविडियन लोग, द्रविड़ लोग ही रहते हैं ना दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत की जो ये जो मिला है कल्चर, तो इससे ये पता चलता है कि यहां से जो तथ्य मिले हैं वो ये बताते हैं कि उनके तथ्य जो यहां से मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले तथ्यों से विपरीत है। कैसे? देखिए, यहां पर हमको सबसे पहली बात तो रूरल कल्चर मिला है, गांव की संस्कृति मिली है। मतलब यहां पर जो हमें एविडेंस मिला है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये गांव की संस्कृति हुआ करती थी। और आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन। तो ये कैसे हो सकता है कि द्रविडियन की जो खुद का समाज था या खुद की जो कल्चर था वो रूरल था और उन्होंने जो बसाया वो अर्बन बसाया? इट्स नॉट पॉसिबल। तो पहला तथ्य ये दिया गया कि चूंकि वहां पर हमको जो इनकी जो क्या कहें जो कल्चर मिला वो रूरल कल्चर था, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कल्चर मिला वो अर्बन कल्चर है। तो ये एक विरोधाभास था। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो यहां से हमको एक और तथ्य मिला है, वो मिला है घोड़े की नाल, हॉर्स शू, घोड़े की नाल। देखिए, घोड़े में पहले क्या होता है, घोड़े में एक नाल होती है उसकी, जिससे क्या होता है जो घोड़े के पैर में बांधी जाती है। ठीक है, तो घोड़ा उससे क्या होता है कि चूंकि घोड़ा तेज भागता है, ठीक है, और तेज भागता है तो जो जमीन से वो चलता है तो कहीं उसको पैर में चोट ना लग जाए या कोई चीज उसको इंजर्ड ना कर दे, इसके लिए सामने जो है लोहे का एक वो बांध दिया जाता है, इसका जूता टाइप का, जिसको हॉर्स शू या घोड़े की नाल कहा जाता है। तो हमको यहां से मेगालिथिक कल्चर से घोड़े की नाल मिली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये घोड़े के बारे में जानते थे, तभी तो घोड़े की नाल मिली। भाई घोड़े की नाल क्यों मिलेगी? भाई घोड़े के बारे में जानते होंगे तो ही घोड़े की नाल मिलती है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता से, याद करिए आप, हमें घोड़े के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। मतलब जितने भी हमने एनिमल्स के जो स्केलेटन निकाले हैं जमीन से, उनमें घोड़े के साक्ष्य नहीं है। हमको सिर्फ एक जगह से घोड़े का जबड़ा मिला। वो जगह कौन सी थी ये आप कमेंट बॉक्स में नोट करिएगा। हमें दो जगह से मिला है। एक जगह हमको घोड़ा मिट्टी का खिलौना मिला है एक जगह से, और दूसरी जगह से हमको, ठीक है, दूसरी जगह से हमको घोड़े का जबड़ा मिला है। ठीक, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये घोड़े का जबड़ा और जॉ ऑफ हॉर्स और दूसरा जो था मिट्टी का टेराकोटा का हॉर्स टॉय, ये कहां कहां से मिला। इन दो तथ्यों के अलावा हमें घोड़े के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से नहीं मिले। अब ऑब्वियस सी बात है, कहीं से नहीं मिले, इसका मतलब ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि उनको घोड़े की जानकारी नहीं थी, वरना घोड़े के कंकाल मिलने थे। भाई अगर घोड़े आपके पास होंगे, आपने अगर पाले होंगे घोड़े, ठीक, तो उनके कंकाल मिलने चाहिए थे, लेकिन उनके कंकाल नहीं मिले। अब जब नहीं मिले तो जाहिर सी बात है, मतलब वो घोड़े के बारे में परिचित नहीं थे। लेकिन जब हमने मेगालिथिक कल्चर को एक्सकवेट किया तो उसमें हमें घोड़े की नाल मिल रही, हॉर्स शू मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये घोड़े के बारे में जानते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे और ये घोड़े के बारे में जानते थे। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, ठीक, कि जो दक्षिण भारत के थे कल्चर जो था द्रविडियन लोगों का कल्चर, ठीक, वो इनसे मैच नहीं खाता। ठीक, इसके अलावा यहां पर क्या होता था, जो हमें जितनी भी कब्रें मिली हैं, बरियल्स, ठीक है, जितने भी हमको बरियल्स मिले हैं,
इनके ऊपर दफन करने के बाद यहाँ पर हमको एक बड़ा सा पत्थर मिला है जो ऊपर से लगाया जाता था। मतलब कब्र के ऊपर क्या लगाया गया है? बड़ा सा पत्थर लगाया गया है। ठीक, बड़ा सा पत्थर लगाया गया है। तो ऐसे बरियल्स जो वहां पर हमको मिले हैं, ऐसे बरियल्स हमको सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। मतलब ये दफन करने की जो प्रक्रिया है कि भाई दफन कर दिया, उसके बाद वहां पर उनके सम्मान में एक पत्थर लगा दिया। जैसे आपने क्रिश्चियंस में देखा होगा, क्रिश्चियंस में क्या किया जाता है, जो बरियल्स किए जाते हैं उसके बाद वहां पर एक पत्थर लगाया जाता है और उस पत्थर पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिस व्यक्ति को वहां दफन किया गया। ठीक है, आपने देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा और रियलिटी में भी आपने देखा होगा। क्लियर? तो वैसा ही कुछ मेगालिथिक कल्चर में भी होता था कि बरियल्स करने के बाद, मतलब ठीक है, तो बरियल्स के बाद उसके ऊपर एक पत्थर डाल दिया जाता। ठीक है, तो ऐसी कब्रें हमको वहां नहीं मिली सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और चौथा कारण है, यहां से हमको आयरन के साक्ष्य मिले, लोहे के साक्ष्य मिले। हमको यहाँ से लोहे के बने हथियार मिले, आयरन के। और जबकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ठीक, तो ये सारे क्रिटिक्स थे। सबसे पहला तो जो दक्षिण भारत से हमको जो संस्कृति मिली वो एक ग्रामीण संस्कृति थी, रूरल कल्चर था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक, दूसरा, हमें यहाँ से घोड़े की नाल मिली है, जबकि घोड़े के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला। तीसरा, जो इनका, ठीक है, जो इनका बरियल करने का जो तरीका था, बरीड करने का जो तरीका था, ठीक, वो उनसे मैच नहीं खाता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बरियल्स थे, ठीक है, वो अलग तरीके से होते थे और यहाँ पर जो हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। ठीक, तो ये तीसरा कारण था। और चौथा, ये लोग, यहाँ से हमें लोहे के हथियार मिले, जबकि लोहे के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। तो ये सारे क्रिटिक्स दिए गए द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी के अगेंस्ट। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। तो समझ में आया द्राविडियन ओरिजिन थ्योरी। द्राविडियों का उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? राखल दास बनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी ने। उन्होंने पक्ष में क्या तथ्य दिए? सबसे पहली बात तो मानव कंकाल सबसे ज्यादा द्रविड़ों के मिल रहे हैं। दूसरा, दोनों ही सभ्यताओं में जल पूजा, अग्नि पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा होती। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो कुछ हद तक सिमिलर किसके है? द्रविडियंस के। ये तीन तथ्य दिए। अब अगेंस्ट में क्या बोला गया कि दक्षिण भारत में हमको एक संस्कृति मिली है, मेगालिथिक संस्कृति, जो कि एक ग्रामीण संस्कृति है। ग्रामीण संस्कृति है तो इंडस वैली तो अर्बन है, मैच नहीं खा सकता। दूसरा, यहाँ से हमको घोड़े की नाल मिली है और घोड़े के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, दूसरा तथ्य। तीसरा, हमको यहाँ से जो शवदान या बरियल्स जो मिले हैं, ठीक है, ठीक है, बरियल्स जो मिले हैं खुदाई में, वो उसमें ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है सब में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको ऐसे बरियल्स नहीं मिले। और चौथा, यहाँ से हमको खुदाई में लोहे के हथियार मिले हैं, जो कि वहां से लोहे के बारे में कोई हथियार हमको नहीं मिला। क्लियर है? ठीक, तो ये इस थ्योरी के अगेंस्ट में। ठीक, अब अगली थ्योरी लिखिए, नेक्स्ट थ्योरी लिखिए, आर्यन ओरिजिन थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी क्या लिखेंगे? आर्यन ओरिजिन थ्योरी। अब आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे आप, आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले थे रामचंद्र। पहले थे रामचंद्र, दूसरे थे लक्ष्मण स्वरूप, इन लोगों ने इसको थ्योरी दी थी, स्वरूप। और तीसरे थे रंगनाथ राव। ठीक, तो इन तीन लोगों ने इस थ्योरी को या इस सिद्धांत को कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग आर्यंस थे। ठीक है, अब ये आर्यंस कौन थे? अभी हम
सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हम सब आर्यंस हैं, आर्य हम लोग। ठीक है। आपने सुना होगा रामायण और महाभारत में, ठीक, सीता माता को आपने सुना होगा, वो श्री रामचंद्र जी को आर्य कहा करती थी, आर्य बोलती थी। इसके अलावा आपने आर्यव्रत, जब मैं थ्योरी बता रहा था, अन्य नाम बता रहा था देश के, तो उसमें आर्यव्रत भी आया था। तो हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप और रंगनाथ राव, इन तीनों ने इस बात को कहा कि भाई साहब, आर्यंस लोगों ने इस सभ्यता को बसाया। ठीक। अब इसके तथ्य क्या दिए उन्होंने, मतलब उन्होंने किस आधार पर इस बात को कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि दोनों का जियोग्राफिकल लोकेशन सेम रहा है। मतलब दोनों की भौगोलिक स्थिति समान रही है। अब भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या होता है? जिस जगह पर आप रह रहे हो, ठीक है, उसको आपकी भौगोलिक स्थिति कहा जाता है। ठीक। जैसे आज की डेट में कोई देश किसी भी जगह पर वर्ल्ड में है, जैसे इंडिया की बात करें, तो भारत की अपनी एक भौगोलिक स्थिति विश्व के रूप में है। ठीक। हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में जो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही होता क्या है कि जिस जगह पर आप रह रहे हो, ठीक है, उसकी एक भौगोलिक स्थिति होती है। ठीक। जियोग्राफिकल लोकेशन। अब आप याद करिए, मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया। ठीक। याद करिए, ये इंडिया है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा ये वाला जो एरिया था, ये वाला, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। आप जानते हैं यहां अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और फिर इंडिया का पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है। ठीक। तो इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मौजूद थे। ठीक। और और इस रीजन को, जहां पर ये थे, इसको जो रीजन बोला जाता है या जो क्षेत्र बोला जाता है, ये सप्त सेंधव क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सप्त सेंधव क्षेत्र, सप्त सेंधव रीजन। ठीक। अब इसको सप्त सेंधव रीजन क्यों कहा जाता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, सप्त सेंधव रीजन। अब इसको सप्त सेंधव रीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक तो सिंधु नदी है और उसकी जितनी सहायक नदियां हैं वो हैं इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो एक तो सिंधु घाटी है, सिंधु नदी, और उसकी सारी जितनी भी उसकी सहायक नदियां। इसके अलावा आप याद करिए, पुराणों में हमने बताया था सरस्वती नदी के बारे में, यहां से सरस्वती नदी भी बहा करती थी। ठीक। तो इसको सप्त सेंधव क्षेत्र बोला जाता है, जहां पर सिंधु और उसकी सहायक नदियां और इसके अलावा सरस्वती नदी बह रही, इसको सप्त सेंधव क्षेत्र बोला गया। और आप, जब मैं आपको आर्यंस पढ़ाऊंगा तो आर्यंस भी मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आर्यंस इसी एरिया में सेटल हुए थे, सप्त सेंधव क्षेत्र में ही सेटल हुए थे। क्योंकि आर्यों का जो कहा जाए कि जो एक ग्रंथ है हम सबका, ऋग्वेद जो ग्रंथ है, तो उसमें यहाँ के क्षेत्र के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। इसी क्षेत्र में कौन रहा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो इसीलिए यहां पर इन लोगों ने इस बात को कहा कि चूंकि यही जो एक तरीके से कहा जाए भौगोलिक स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता की भी यही थी और आर्यंस की भी यही। तो इन्होंने जो पहला तथ्य दिया वो दिया कि भाई जियोग्राफिकल लोकेशंस जो थी, ठीक है, वो सेम हुआ करती थी। दूसरा पॉइंट एविडेंस में लिखते चलिएगा, मैंने आपको बताया था अग्नि पूजा और जल पूजा, ये दोनों सभ्यताओं में हुआ करता था।
देखिए अग्नि और जल का महत्व हमारे लिए भी है और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके लिए भी था। ठीक, आज भी हम देखा जाए तो हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होती है उसमें पहले के समय में राजा लोग यज्ञ वगैरह करवाया करते थे, फायर वर्शिप हुआ करता था। इसके अलावा नदियों को पूजा जाता था, आज भी पूजा जाता है नदियों को। आपने देखा हो गंगा जी की आरती होती है, नर्मदा जी की आरती होती है। ठीक, तो अग्नि पूजा और जल पूजा, फायर वर्शिप और वाटर वर्शिप, ये दोनों जगहों पर हुआ करता था। मतलब आर्यंस लोग भी किया करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी किया करते थे। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई आर्यंस लोग ही हैं जिन्होंने इनको बसाया, क्योंकि दोनों का जो पूजा पाठ करने का जो तरीका था वो मैच खा रहा था। तीसरा मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया था सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों का जिक्र हमको ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद मैंने आपको बताया था आर्यों की जो किताब हुआ करती थी, आर्यों का जो ग्रंथ हुआ करता था। ठीक है, इसको धार्मिक एक तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से सेक्रेड बुक हुआ करती थी आर्यंस की, ऋग्वेद पढ़ेंगे हम। ठीक है, सारी चीजें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक तरीके से आप कह लो उसका धार्मिक ग्रंथ हुआ करता था ऋग्वेद। ठीक है, तो सेक्रेड बुक हुआ करती थी आर्यंस की, जिसमें सिंधु और उनकी सहायक नदियों के बारे में बताया गया। ठीक है, और जितनी भी हमको हड़प्पन साइट्स मिली हैं वो सिंधु और उनकी सहयोगी जो उनकी सहायक नदियां हैं उनके आसपास ही मिली। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, इस आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि आर्यन ओरिजिन थ्योरी जो है वो सही है। ठीक, क्या दिया, क्योंकि एक तो इनकी भौगोलिक स्थिति सामान्य थी, दोनों ही फायर वर्शिप और वाटर वर्शिप किया करते थे, और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। और इसके अलावा जितनी भी हड़प्पन साइट्स थी वो सब हमें कहाँ से मिली, वो सिंधु घाटी और उनके आसपास की ट्रिब्यूटरी से ही मिली। क्लियर है? ठीक, अब इसके अगेंस्ट में क्या क्या बातें हुई आर्यन ओरिजिन थ्योरी के बारे में, ये तो प्रोज हो गए। अब अगेंस्ट में क्या हुआ? ठीक, तो क्रिटिक्स क्या क्या हुए हम ये देख लेते हैं। क्रिटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आर्यंस की जो सोसाइटी हुआ करती थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। ठीक, अब देखिए ये पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, पितृ सत्तात्मक समाज क्या होता है और मात्र सत्तात्मक समाज क्या होता है, ये हम अभी सोशल में पढ़ेंगे। अभी जब इनकी सोशल लाइफ पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो मैं उसमें बताऊंगा। आपको बस अभी इतना याद रखना है कि आर्यंस जो थे वो पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमको जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ऐसा माना जा रहा है जो साक्ष्य मिले हैं। देखिए लिखित एविडेंस तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ है नहीं, तो जो चीजें मिली हैं उसी आधार पर हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो आर्यंस की जो हुआ करती थी सोसाइटी वो पैट्रियार्कल हुआ करती थी, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी वो मैट्रियार्कल मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जानते हैं आर्यंस का सबसे प्रसिद्ध जानवर कौन सा था, तो घोड़ा था। आपने देखा हो रामायण में महाभारत में कितने रथ चला करते थे, कौन थे ये सब, आर्यंस ही तो थे। तो और ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया, मैं आगे बताऊंगा कहाँ से आए थे, बट सेंट्रल एशिया से या उसी रीजन से आए थे। तो इस कारण से वो घोड़े से फैमिलियर थे। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से हमको कोई भी घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला। हॉर्सेस, हॉर्सेस ही, HORSES, हॉर्सेस। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई आर्यन की उत्पत्ति जो हुई, ठीक है, आर्यंस, ठीक है, तो इनका जो है घोड़े से ये फैमिलियर थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से फैमिलियर नहीं थे। दूसरा, तीसरा, आर्यंस ने, आर्यंस की कोई खुद की स्क्रिप्ट नहीं थी। याद करिए, मैंने आपको श्रुति परंपरा के बारे में बताया था। देखिए ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है ना, ये बाद में लिखे गए। ये जब आर्यंस आए थे तो इन्होंने सिर्फ अपनी मुंह से ये बातें कही थी, और मुंह से मुंह ट्रांसफर होने को श्रुति परंपरा कहते हैं। मतलब जहां पर हमने किसी की बात सुनी और हमने किसी और को सुना दी वो बात, तो इसको कहा जाता है श्रुति परंपरा। ठीक, तो आर्यंस में जो था कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, वो लोग सिर्फ बोलते थे और जो है सुन करके दूसरों को सुनाया करते थे।
ठीक। तो आर्यंस की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इनकी स्क्रिप्ट हमको मिली, इनकी स्क्रिप्ट हमको मिली। ठीक। तो ये तीन क्रिटिक्स थे जो आर्यंस और सिंधु घाटी सभ्यता का मेल नहीं खाते, मेल नहीं खाते। और वैसे भी जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से, एक और रीजन है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता 2350 बीसीई से लेकर के कब तक थी, 1750 बीसीई। ठीक। और आर्यंस के बारे में बताया जाता है कि आर्यंस जो आए थे भारत में वो 1500 बीसीई के आसपास आए थे, मतलब कि उनके आने से 250 साल पहले ही सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। तो आप किस आधार पर यह कह सकते हो कि आर्यंस ने इस सभ्यता को बनाया? क्लियर? तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई, तीन थ्योरी, आर्यन ओरिजिन थ्योरी आपको समझ में आई। ठीक। अब आखिरी थ्योरी लिखिए इसकी, वो है नेटिव ओरिजिन थ्योरी। आखिरी थ्योरी लिखिए, नेटिव ओरिजिन थ्योरी। ठीक है। नेटिव ओरिजिन थ्योरी देने वाले थे, नाम लिख लीजिएगा उनका, सबसे पहले थे अमलानंद घोष। ठीक। तो अमलानंद घोष ने इस बात को कहा कि भैया ये सभ्यता बसाने वाले लोग यहीं के थे। रोमिला थापर। ठीक है। और तीसरे थे रफीक मुगल, रफीक मुगल। तो ये तीन लोग थे जिन्होंने इस बात को कहा कि भैया नहीं, कोई कहीं बाहर से नहीं आया, यहीं के लोग थे। ठीक है। और उन्होंने ही इस सभ्यता को बसा लिया बाद में। तो नेटिव ओरिजिन थ्योरी किसने किसने दी? अमलानंद घोष, रोमिला थापर और रफीक मुगल। अब इन्होंने क्या बताया, इसके तथ्य क्या क्या दिए? तो मैंने आपको बताया था कि हमें यहां से तथ्यों पर कई सारे रूरल कल्चर्स मिले। ठीक है। रूरल संस्कृति मिली है, कई सारे ग्रामीण संस्कृति मिली है। जैसे आप याद करिए, प्री हड़प्पन में सोथी कल्चर और झूकर झाकर कल्चर मिलता था। ठीक। झूकर झाकर कल्चर, तो झूकर झाकर संस्कृति मिला करती थी और सोठी संस्कृति मिला करती थी। ठीक है। इसके अलावा हमको यहां से कई और भी संस्कृति मिली है, जैसे है कुल्ली, कुल्ली संस्कृति, कुल्ली कल्चर। ठीक। इसके बाद यहां से आमरी नाल, आमरी नाल कल्चर, ये सब हमें ग्रामीण जो, ठीक है, मिला है। इसके अलावा ईरानी बलूची कल्चर, ईरानी बलूची कल्चर। ठीक। ये सब संस्कृति हमको मिली है यहां से। ठीक है। मेहरगढ़, ये सब हमें क्या मिली है? संस्कृति मिली है। मेहरगढ़ कल्चर, ये हमको संस्कृति मिली है। और यही जो संस्कृतियां थी, इन्हीं को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। और हड़प्पा में ये शहर बन गए, हड़प्पन सिटी। मतलब ये कन्वर्ट हो गई और क्या हो गए? हड़प्पन शहर। तो यही जो गांव की संस्कृतियां थी, उसको क्या कर दिया बाद में? हड़प्पन शहर में तब्दील हो गई। इसके कुछ तथ्य मिले हैं, जैसे ये जो सोथी कल्चर है, ठीक है, ये बाद में शहर के रूप में बदल गया कालीबंगन। आप याद करिए, सोथी कल्चर हमको कहां से मिला था? राजस्थान से। और कालीबंगन भी हमको कहां से मिला है? राजस्थान से। तो सोथी कल्चर जो पहले गांव का कल्चर था, वो कैस में तब्दील हो गया? कालीबंगन शहर में। इसके अलावा मैंने आपको झूकर झाकर के बारे में बताया था। झूकर झाकर का क्या था? चानूदारो। मैंने आपको जब चानूदारो पढ़ाया था तब बताया था कि यहां से हमको झूकर झाकर सभ्यता के भी तथ्य मिले। इसके अलावा आमरी नाल। ठीक। आमरी नाल जो है, इसके तथ्य हमको मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। कहां से मिले हैं? मोहन। क्लिक। तो ये सारे एविडेंस थे जिसके आधार पर यह कहा गया कि भाई ये यहीं के लोग थे और इन्हीं लोगों की गांव की संस्कृति हुआ करती, बाद में वो किस पे तब्दील हो गई? शहर की संस्कृति। ठीक। तो ये नेटिव ओरिजिन थ्योरी थी। और याद रखिएगा, ये
जो उत्पत्ति का सिद्धांत था ये सबसे ऑथेंटिकेट सिद्धांत था, मतलब इसको सबसे ज्यादा मान्य दिया गया या इसको जो बोला गया तो ये सबसे एक्सेप्टेड माना गया, मोस्ट एक्सेप्टेड। क्लियर? तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक, कल हम इनका सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या सामाजिक जीवन था। सामाजिक जीवन का मतलब इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनका इनके यहाँ वर्ग कैसे थे, इनके यहाँ किस किस तरीके का इनका खान पान हुआ करता था। ठीक, पीस लवर्स थे, एजुकेटेड थे, क्या क्या चीजें थी, ये हम सारी चीजें कल देखेंगे। ठीक, आज हमने 4 थ्योरीज की बात करी, इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए। क्लियर? तो गाइस, आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।